हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेसन फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है इसके आने से पहले सारे जो भी फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे जो टॉपिक्स हैं जो एमसीक्यूज हैं वो हम खत्म कर दें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, करेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज वेरीज एज। मतलब अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरह वेरी करता है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए ई का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे बात करें किस हिसाब से वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये इस हिसाब से मतलब स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब अगर बात करें कि इससे कौन कौन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपसे ये कहा जा सकता है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 न्यूटन पर कूलाम है। तो उससे 2 टाइम्स डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो उस केस में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 होगा वो कितना होगा। तो हमें पता है कि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम डिस्टेंस यानी r के साथ करेंगे जस्ट उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस 2 टाइम्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, आंसर होगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज r⁻0। अब बात ध्यान से समझिए, लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, यहां पर बताना है कि इलेक्ट्रिक किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनमें से किसकी वजह से r⁻0 के हिसाब से वेरी करता है। अब बात ध्यान से समझिए, r⁻0 का मतलब ये हुआ कि वो r पर डिपेंड ही ना करे। ठीक है, यहाँ पावर जीरो है ना, मतलब r पे डिपेंड ही ना करे। तो सबसे पहला है एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बताइए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल दो केसेस होते हैं, एक होता है एक्सियल का, एक होता है इक्विटोरियल का। एक्सियल में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर अ स्मॉल डायपोल, ये होता है 2p/r⁵। और यहाँ पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r⁵। यानी कुल मिला के दोनों ही केसेस में जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, r⁻0 कह रहे हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं कि अच्छा इनफाइनाइट चार्ज सीट। बी ऑप्शन में क्या है, पॉइंट चार्ज। तो बी ऑप्शन में पॉइंट चार्ज अभी हमने देखा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों तो बिल्कुल सही नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग नंबर सी जब जब देखेंगे तो देखो यहाँ पे पॉइंट सी में क्या लिखा हुआ है, ए प्लेन इनफाइनाइटली सीट ऑफ चार्ज। और अगला है अल चार्ज अ लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो सबसे पहले हम ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी में जो इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है। इसका वाला हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू प्लेन ऑफ इनफाइनाइट, ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कहीं भी डिस्टेंस को मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट पे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। सो कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी। मतलब ये कहा गया, बात ध्यान समझिए, यहाँ पे ये कहा गया कि सपोज दैट ये यहाँ पे एक क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे भी एक क्यूब में यहाँ पे बनाए ले रहे हैं। अब यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने मान लो ये क्यूब बना दिया, ठीक है, तो ये हो गया क्यूब। अब हुआ क्या है, अब इस क्यूब के सेंटर पे, ठीक है, क्यूब के सेंटर पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज। तो पूछा गया है कि इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है ए। तो कह रहे हैं उसके एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो हमें पता है कि गॉस लॉ के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसकी वजह से, ये पूरे क्यूब की वजह से है। तो यहाँ पे क्यूब की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, वन ऑफ इट्स फेसेस की। तो यहाँ पे टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। क्लियर है, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, ये वाला राइट आंसर होगा। क्लियर है, मतलब देखिए इस पूरे क्यूब में जो जाने वाला फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पूरे क्यूब का नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है केवल एक फेस का। तो इसमें टोटल होते हैं 6 फेजेस, तो 6 फेज के हिसाब से एक फेज का होगा 1/6। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ केसेस बन सकते हैं, उनको भी जरा स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे इन्होंने सेंटर पे रखा है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सेंटर पे रखा है। ये भी हो सकता था कि ये यहाँ पे सेंटर पे ना रख करके किसी साइड पे रख देते। सपोज दैट यहाँ पे हमने ये क्यूब बना लिया फिर से एक बार, ठीक है, ये हमने क्यूब बना लिया। अब मान लिया कि यहाँ पे किसी कॉर्नर पे रख देते, यहाँ पे कॉर्नर पे। अब अगर किसी कॉर्नर पे रखते तो पहला काम होता है इसको हमें क्लोज करना है, इसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए पहले हमें इधर क्यूब रखना पड़ता, फिर दो पीछे रखने पड़ते, उसके बाद चार ये नीचे हो जाते और इसके ऊपर भी चार हो जाते। तो हमारा उस केस में आंसर आता, पर क्यूब जो फ्लक्स पास होगा वो होगा 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब हमारा आंसर ये आता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एयर। कह रहे हैं अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एयर में रखें तो कितना चार्ज कमिंग आउट होगा, कितना जो फ्लक्स है वो बाहर आएगा। तो हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इन्होंने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दिया है तो ये वैल्यू Q की कितनी हो जाएगी, 1 कूलम। तो यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की पावर -1, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव वर्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है फ्लक्स कमिंग आउट, यानी पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स निकलते हैं और निगेटिव चार्ज में फ्लक्स जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to an infinite cylinder of radius capital R having charge q per unit length at a distance small r where small r is less than capital R its from its axis। अब बात ध्यान समझिए, अभी हमने इन्फिनिटी लॉन्ग लीनियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये इन्फिनिटी लॉन्ग लीनियर चार्ज की वजह से है। जब हम कोई सिलेंडर लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए ये हमने इन्फिनिटी लॉन्ग एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, इस तरीके से मान लो इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर ले लिया, इसका रेडियस कैपिटल आर और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पर पॉइंट पी है। तो जब कोई भी हम पॉइंट ऐसा लेते हैं जिसमें ये कंडीशन होल्ड करती है, उस केस में ये सिलेंडर भी एज ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बिहेव करता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे जब
आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इस कंडीशन में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो यही बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। सो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर आर की पावर -1। ठीक है, आर की पावर -1 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट a/2 directly above the center of a square of side small a, the electric flux through the square is। अब बात ध्यान समझिए, मान लीजिए कि ये कोई इस तरीके से स्क्वायर था, ठीक है, और इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड ए है, इससे a/2 ऊपर, a/2 ऊपर यहाँ पे लेट्स से कि ये इससे a/2 ऊपर है, तो यहाँ पे किसी चार्ज को रखा है, किस चार्ज को रखा गया है, क्यू चार्ज को। तो हमें इस स्क्वायर सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको एक क्यूब की तरह कंसिडर करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इसको हम क्यूब की तरह, मतलब इसके चारों तरफ इस तरीके से हम फेसेस बना करके इसको कवर कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे करके कवर कर देंगे। जब ये, तो इस पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पूरे क्यूब से निकलने वाला नहीं बता रहा है, हमें बताना है इस केवल सरफेस से। तो ये हो जाएगा 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसमें यही आंसर आता था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। अब बात ध्यान समझिए, यहाँ पे हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर की बात की गई। तो लेट्स से कि जैसे मान लो कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, और ये स्फीयर कैसा है, खोखला है, ये हॉलो है, और लेट्स से कि इसका जो ये सेंटर है, और सेंटर से इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब यहाँ पे होगा क्या समझिएगा, हमें पता है कि यहाँ हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और जब इसके बाहर जाता है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है। तो इसका जो ग्राफ बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, देखिए सपोज दैट मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर है, स्मॉल आर, जो कि यहाँ पॉइंट की डिस्टेंस होगी। तो जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही बना रहेगा। क्यों, क्योंकि तब तक वो पॉइंट इस स्फीयर के अंदर लाई करेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, धीरे धीरे जैसे पॉइंट बढ़ता रहेगा और जैसे ही बाहर जाएगा इसके सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा। यानी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो लेट्स से कि वो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाती है, तो ये ग्राफ तुरंत ऊपर मैक्सिमम तक उठेगा। देन उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के हिसाब से ऐसे जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बता रहा है कि आर के पहले, स्मॉल आर के पहले कोई ग्राफ नहीं है। दैट मीन्स स्मॉल आर के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं था। यानी आर लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये ग्राफ बता रहा है। और जैसे यहाँ पे आर ज्यादा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, और फिर उसी हिसाब से ये इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो इसी हिसाब से ये डिक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज सच दैट an electron placed on it would experience an electrical force equal to its weight is given by। अब बात ध्यान समझिए कि सपोज दैट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है और यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन को जब रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने वेट के बराबर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो अब बताइए अगर इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो कितना लग रहा होगा, वो E इंटू ई के बराबर लग रहा होगा। ओके, अच्छा ये फोर्स किसके बराबर है, तो ये फोर्स बराबर है इसके वेट के। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि mg इक्वल टू आ जाएगा E इंटू ई। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो आ जाएगा mg अपॉन ई। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी mg अपॉन ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा जाएगा तो बिल्कुल ये इस तरीके से फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को रख दिया गया है और वो फ्रीली सस्पेंडेड हो गया, मतलब वो ना नीचे जा रहा है, मतलब बिल्कुल फ्रीली सस्पेंड है, इसको ऐसे बिल्कुल लटका हुआ है, ठीक है, वो नीचे नहीं जा रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो उस केस में भी यही होता है कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है और उतना ही वेट नीचे लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान समझिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये है मान लो चार्ज Q2, ये है चार्ज Q3 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है। अब बात ध्यान समझिए, यहाँ पे ये इसको रिपल करेगा, यहाँ पे ये भी इसको रिपल करेगा, लेकिन अब बात ध्यान ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे Q2 और Q3 के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो अलोंग द एक्स डायरेक्शन काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे Q2 और Q3 के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल ही है, तो उस केस में निश्चित रूप से ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही काम करता। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग काम नहीं कर रहा है। उसके बाद इसके अलोंग यहाँ पे हमने कैपिटल Q चार्ज को रखा है। तो सिंपल सी बात है, जब कैपिटल Q चार्ज रखेंगे तो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो इसके रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। हाँ, ये जरूर होगा कि फोर्स इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन इसकी बदल जाएगी। अगर यहाँ पे Q2 और Q3 बराबर होते तो उस केस में ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क करता। उस केस में हमारा ऑप्शन जो सही होता वो होता ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड always continuous if there is a charge at that point। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो होगा, देखिए अब कह रहे हैं ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है, अगर मान लो कोई चार्ज ही प्रेजेंट ना हो तो उस केस में हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं। कॉन्टिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर अगर चार्ज होगा तो वो चार्ज को वहां उस पॉइंट पर उस केस में कॉन्टिन्यूस नहीं डिसकॉन्टिन्यूस होगा वो। अगला है डिसकॉन्टिन्यूस ओनली इफ देयर इज निगेटिव चार्ज। अब बात ध्यान से समझिए, ये भी गलत कहा, उन्होंने कहा ओनली देयर इज अ निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, कोई माइनस क्यू चार्ज है, तभी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी गलत है। इसका डी ऑप्शन फिर सही होगा कि डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्जेस एट दैट पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे कोई चार्ज है तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।